दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम टू अनअकैडमी शिक्षा। एक बार फिर एक स्पेशल वीडियो में हम आपके बीच आ गए हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी लर्नर्स का। आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ है इंडिया की एक टॉप स्टूडेंट, टॉप टीचर भी आप बोल सकते हैं। हमारे साथ है सारिका द्विवेदी। तो सारिका द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू थैंक यू में। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए कि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका 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 खुद का भी इतना समय आप यहाँ पे दे रहे हैं हमारे साथ। और जो भी अभी आने वाले जो हमारे भावी शिक्षक हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको काफी हेल्पफुल होगी वीडियो। तो आप सभी जो भी लर्नर्स हैं, आप सभी लोगों को मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको 2 पार्ट में आएगी और दोनों ही पार्ट आपको देखना काफी अनिवार्य है। और पूरी सिस्टमेटिकली आप पूरी वीडियो को देखिएगा, कहीं पे स्किप मत करिएगा, अदरवाइज काफी सारी चीजें हैं जो आप मिस कर जाएंगे। और आई गारंटी यू, आई डबल गारंटी यू, एज पर बिकॉज आई नो सारिका द्विवेदी, शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट व्हेन शी वाज स्टडिंग, व्हेन शी वाज जब वो पढ़ रही थी। तो आई नो सो एवरीथिंग। मैं चाहूंगा कि आपके सामने आए और आप लोग उससे सीखें। इसलिए एक एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम टॉपर से बात करते हैं तो हमारी ये मनसा होती है कि उन्होंने कैसी, उनकी रूटीन कैसी रही, पूरी चीजें कैसी रही, वो सब कुछ हम लोग जाने। तो सारिका जी, आपके हालांकि सक्सेस की लिस्ट काफी बड़ी है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपने काफी सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो हमारी तरफ से आपको पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ओके। तो सर, दोस्तों ये सब आप लोगों की मेहनत थी सर। जी, तो बाय द वे जो लोग नए हैं, सारिका भी अनअकैडमी की स्टूडेंट रही है और मुझे भी सारिका को पढ़ाने का मौका मिला है। और सारिका ने यूपी टेट क्लियर किया है दोस्तों। रिसेंट जो आपका यूपी टेट हुआ था लास्ट टाइम, लॉकडाउन से पहले, जो 2019 का जो दिसंबर वाला पार्ट था, जो जनवरी में हुआ था, उसमें सारिका ने यूपी टेट क्लियर किया है। और सारिका ने 116 नंबर से यूपी टेट क्लियर किया है। और उसी बार 2019 के जो दिसंबर वाला सीटेट था, उसमें सारिका ने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लियर किया है। पेपर 1 में सारिका को 125 मार्क्स हैं, बहुत ही बेहतर उम्दा मार्क्स। और पेपर 2 में भी सारिका को 112 मार्क्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक साथ 3 एग्जाम क्रैक करना कुछ तो है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हर एक बात हम अंदर तक, तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग जो आप वीडियो देख रहे हैं, जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप खुद इस चीज को अपना कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सारिका जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका ये मन में आया क्यों कि आप टीचर बनना चाहते हैं। सर एक्चुअली सर, सोशल टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि हम एक साथ सोशल सर्विस कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे देश में, भारत देश में शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही लो स्तर में जा रहा है। तो मुझे जी, ऐसा लगा कि शायद मुझे भी कुछ तो देश के लिए करना चाहिए, कुछ तो एजुकेशन सिस्टम के लिए करना चाहिए, और शायद मैं बेटर कर सकती हूँ। इस वजह से ये छोटा सा मेरा प्रयास था, ताकि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मेरा ओके, इंटेंशन सिर्फ यही ग्रेट, था, लोगों के लिए कुछ करना है सर। ग्रेट, ग्रेट, ऑब्वियसली। और टीचिंग में मुझे जहां तक लगता है कि टीचिंग में आने के लिए हमको, आपको, हम सबको सबसे पहले तो इसको एक बस एक प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए कि हम एक जाके एक जॉब कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ऐसे तो लोग हर जगह पे जॉब जी करते सर। हैं। टीचिंग में कोई भी लोग तभी ही आए जब आपको पढ़ाने में मजा आता है, और जब आपको जी सर। ऐसा आपके दिल में ये चीज है कि आप जो चीज जानते हैं वो आप आने वाले जनरेशन को, 10 लोगों को, 20 लोगों को बता सके, आपसे थोड़ा सा बिल्कुल भी सर, चेंज बिल्कुल हो। सर। जी, राइट। तो तभी ही आना यस चाहिए। सर। चलिए। तो आपने मतलब ऑब्वियसली ये चीजें आई होगी, तो ये मतलब बचपन से थी या एक समय पर आके कोई इंसिडेंट हुआ, आपको लगा कि नहीं यार मतलब टीचिंग में ही जाना है। नहीं सर, ये बचपन से क्या था सर, दादी भी मेरी टीचर ही थी। तो अच्छा, उनको थोड़ा थोड़ा बचपन से प्लीज ही स्कूल माइक जाते को थे थोड़ा तो। क्लोज कर लेंगे, थोड़ा हाँ सा हाँ सर। कम आवाज आ रही है। जी, सर एक्चुअली दादी मेरी टीचर थी, तो उनको देख करके लगता था कि हाँ मुझे पढ़ाना है।
क्योंकि जैसे वो पढ़ाती थी मुझे उनका वे बहुत पसंद था। फिर जब मैं स्कूल जाती थी तो अपने टीचर्स को देख के लगता था कि नहीं, मुझे भी चौक से बोर्ड पर ही लिख करके सबको पढ़ाना है। मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर था कि हम भी मतलब लिखेंगे और सब बच्चे हमसे पढ़ेंगे। तो वहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था कि हाँ मुझे भी आगे, मतलब ये नहीं था कि मुझे टीचर ही जाके बन जाना है। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि हम भी कर सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि डीएलएड कर ले, फिर जो है एग्जाम देने के बाद टीचर बन सकते हो। तो फिर सर मैंने भी वही ज्वाइन किया और फिर एग्जाम दिए। बाकी अभी आगे केवीएस का, सुपर टेट का आगे एग्जाम मुझे देना है। बाकी फिर देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कहते हैं ना कि मतलब बचपन में ही दिख जाता है चीजें। और ये चीजें परिवार से अगर आई है, जिन से आई है, हम लोग हेरिडिटी इन्वायरमेंट में पढ़ते भी हैं। अगर कोई चीज आपके जिन से आई हुई है तो वो मतलब अगर आप उसको बना के रखना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और वो क्रेज मतलब आपके साथ रहा और आप उसको लेके चले, वो चीज आप एक अच्छी चीज को देख के चलेंगे, एक बड़ी बात है। और तो यहाँ से आपका सफर शुरू हुआ और फिर आपने डीएलएड किया, एग्जाम दिया। तो जब आप एग्जाम दे रहे थे, हम आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे बुक्स के बारे हाँ में सर या बिल्कुल। टाइम के बारे में सब कुछ जानेंगे, क्योंकि ये 2 सेशन का वीडियो है तो हर एक चीज हम हाँ पार्टिकुलरली जानेंगे। लेकिन मेरा अभी मतलब मानना ये है, या मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस डिस्कशन के बाद से जो हमारे लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पूरी एक भाव भंगिमा बना ले कि आज से उनका कैसा रूटीन होना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए। इसलिए मेरा जो दूसरा क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि अगर मैं टीचर बनना चाहता हूँ, सपोज आई डोंट नो एनीथिंग, या मैंने स्टार्ट किया है और मैं ये वीडियो देख रहा हूँ और मैं इस वीडियो के बाद टीचर बनना चाहता हूँ, तो एक टीचर बनने के लिए हमारे अंदर किस ख्याल का रहना या किस ख्याल का लाना जरूरी है, आपको क्या लगता है? सबसे पहली चीज, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, डिपेंड करते हैं आप टीचर, टीचर का तो काम ही है कि बच्चों को एजुकेट करना। सबसे जी पहली चीज आप बच्चों को समझना कि आप जिसको एजुकेट करना चाहते हैं आप उनको समझ रहे हैं, उनके मेंटल लेवल को। बड़े बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, आप उस स्तर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर जी आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो फिर मेरे अकॉर्डिंग आप टीचर बनने के लिए रेडी है। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपके ही सिर्फ थॉट नहीं चल सकते हैं, आपको अपने विचारों के साथ साथ सामने वालों का भी पक्ष देखना चाहिए, ट्रू। समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, जी तो अगर आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं कि आप अपने ही ईगो में रहते हैं तो फिर आप शायद टीचिंग प्रोफेशन के लिए नहीं है। आप बच्चों के स्टैंडर्ड तक आपको उतरना पड़ेगा, तभी जी आप टीचर बन सकते हो, सक्सेसफुल टीचर बन सकते हो। बाकी तो फिर टीचर तो कोई भी बन सकता है। मेरे जी अकॉर्डिंग सर ये है। बाकी ट्रू सर ट्रू, बिल्कुल ट्रू। और ठीक रहे। देखिए कितनी फॉर्चुनेट बात है कि जिस समय पर बच्चे, ये वीडियो बच्चों के सामने आई है, शिक्षक दिवस का दिन है, 5 सितंबर का दिन है, और इस समय बच्चों के सामने ये वीडियो आ रही है और टीचर्स डे है, और इस उपलब्धि पर हम लोगों ने आपसे ये टाइम लिया है और आपने टाइम दिया है। तो ऑब्वियसली ये मतलब आपको हर चीज, जब आप बच्चों के सामने जाते हैं तो आप अपने हिसाब से ही, मतलब नहीं कि मुझे यही करना है या ऐसे ही पढ़ाना है, नहीं। आपको चाइल्ड सेंट्रिक होना पड़ेगा। आपको यस सर। बच्चे को समझना पड़ेगा कि सामने वाला कैसे समझ सकता है, क्योंकि इंटेंशन हमारा ज्ञान बांटना, मतलब ये नहीं कि अपना ज्ञान दे दिए, वो पहुंचना भी चाहिए वहां तक, वो इम्पोर्टेंट है। यस सर। जी। तो मतलब जब आपने इन इन सब चीजों की तैयारी शुरू की, और तो आपको स्टार्टिंग में कुछ पता होगा नहीं खास कि मतलब कैसे करते हाँ हैं, क्या सर करते हैं। तो कैसे मतलब वो जर्नी चली, कैसे आपने स्टार्ट किया, और क्या मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो बताइए, कुछ फनी या कुछ इंटरेस्टिंग या जो भी चीजें नहीं सर, चली। ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास। मतलब कि ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, जो मैं कर रही थी वो मैं कर रही थी, उसके साथ में ही फॉर्म आता है कि घर, मतलब कि एक अंदर से था कि हाँ टीचिंग प्रोफेशन में जाना है। तो फिर टीचिंग ज्वाइन कर ली मैंने, मतलब डीएलएड मैंने कोर्स 2017 में फॉर्म आया, 2017 में फिलअप करके। फिर हाँ कि ये यूपी टेट भी होता है। पहली चीज तो हम लोग स्टार्टिंग में ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते होते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी कोई सब्जेक्ट होता है, क्योंकि कभी हम लोग पढ़ते नहीं होते। केवल जी टीचर हम लोगों पर अप्लाई करता है, बस हम लोग वही देखते हैं। इसके एग्जैक्टली। अलावा सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। बस वहीं से पढ़ना, वहीं की बुक पढ़ना, इंटरेस्ट आने लगा साथ साथ में कि हाँ बच्चे सोचते कैसे हैं, बच्चों के बारे में क्या क्या है। बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, पता सभी को होती है लेकिन इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं बच्चों के ऊपर। तो वहीं से बुक वगैरह पढ़ने पे इंटरेस्ट आने लगा और बस वही सर पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते
एग्जाम हो गया और अभी चल ही रहे हैं सर एग्जाम अभी। हाँ नहीं अभी मतलब बहुत थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे सामने मौजूद हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मे बी मतलब वो स्टार्ट किए हैं, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, और हाँ काफी चीजें हैं जो वो नहीं समझ हाँ पा रहे हैं। तो उनके उनके लिए तो यही है सर कि जैसे आप जो भी कोर्स करते हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, या आप डीएलएड कर रहे हैं, जो कि आप नया कोर्स आया हुआ है, 4 ईयर का बीएलएड आया हुआ है, ठीक जी है। तो आप जो भी कोर्स करते हैं, आप उनके सब्जेक्ट को बस ऐसे ही नहीं कि मतलब हमने पढ़ लिया छोड़ दिया, सिर्फ हमको परसेंट 85% लेके आने, 90% लेकर के आने, क्योंकि 25-25 नंबर के पेपर होते हैं, बहुत भारी पेपर नहीं होते हैं जो जी हमारे कोर्स के अंदर हमारे पेपर होते हैं वो। तो जी आपको उनको डीप में पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आपको नहीं पढ़ने। अगर आप डीप नॉलेज वहां से नहीं लेते हो तो आगे आपको एग्जाम देने के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको वहीं से ही स्टार्ट कर देना है, पहले सेमेस्टर से ही, पहले दिन से ही, कि हमको जो जो पेडागोजी पोर्शन है उस पर अपनी पकड़ बना लेनी है। ये चीज है कि आप वहीं से पकड़ बनानी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको चारों सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो धीरे धीरे करते करते आपको जब एग्जाम देने तक जाएंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज आपको हो चुकी होगी। तो ओके आप पढ़ते जाइए, वही है कि प्रैक्टिस करते जाइए। ओके। तो यही हम तो सक्सेस हाँ जी, मंत्रा है, समझ लीजिए। हाँ हम मतलब सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे अभी कि हर हाँ सब्जेक्ट पे कैसे पकड़ना चाहिए, और चूंकि आपका पेपर 1 और पेपर 2 है तो काफी बच्चे को भी लाभ मिलेगा। मतलब से जो पेपर 2 वाले बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो उस पर हम डिटेल में एक एक करके जाएंगे। और यहाँ पर आपकी बातों से काफी चीजें यहाँ पर मुझे भी अभी जो समझ में आई कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसको हल्के में नहीं हाँ लेना है, ओवरऑल उसको हल्के हाँ में सर, नहीं लेना है। बिल्कुल सर, तो उसको क्यों हल्के में आप नहीं लेना है। जी जी तो आपको पढ़ते जाना है। पढ़ते जाना है। तो ट्रेनिंग पीरियड में मान लीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो क्या कितने परसेंटेज आपको आगे चल के काम आते हैं सीटेट में या आगे आगे के एग्जाम्स सर बेसिकली अगर देखें तो सीटेट के लिए तो परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे फिर आगे केवीएस का एग्जाम देना होगा और इंटरव्यू देना होगा। में? तो एग्जैक्टली केवीएस का 85% और इंटरव्यू का 15% लेते हैं। लेकिन exactly. यूपी टेट के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो जो भी आप टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो उसका 10% आपका ऐड होता है। तो आपके साथ में आप जो स्टडी करोगे, डीप में स्टडी करोगे, आपको आगे एग्जाम के लिए भी हेल्प मिलेगी, साथ में आपका परसेंटेज भी और भी बेटर बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। तो जैसे कि आप 90 प्लस, 93 प्लस, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज आप ले आ सकते हो, जिससे कि आपको मेरिट जो कि बनती है, आपको मेरिट में बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ओके तो मतलब तो आपको स्टेट टेट में पढ़ना जैसे आप यूपी से ओवरऑल। हैं, हाँ तो कोई हाँ, बच्चे जैसे अलग हम स्टेट यूपी से से भी है हैं। तो उनके स्टेट टेट में उनको इसका लाभ मिल सकता है। हाँ हाँ सर, स्टेट में उनको मिल सकता है। और एक चीज जो जो आपने और एक पॉइंट नोटिस करने की कोशिश की कि पेडागोजी पार्ट जो है, शिक्षा शास्त्र का जो पार्ट है, वो उससे पहले तक हम लोग एज अ सब्जेक्ट नहीं देखे रहते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें पेडागोजी आती है। तो आपका ये कहना है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही उस पेडागोजी पर थोड़ा सा ध्यान देते जाइए, ताकि हाँ आप ताकि वो मतलब चूंकि नया भी है, और वो मोर ओवर उस सब्जेक्ट को फील करने की बात है, अंडरस्टैंड करने की बात है कि आप रियलिटी से कैसे आप उस चीज को जोड़ पा रहे हैं। तो वहां से लेके आपको चलना है, वहां से पूरी सेमेस्टर। और ऑब्वियसली ये चीज आपको बाद में भी काम आएगी, चाहे आप स्टेट टेट दें या केबी दें, सी टेट दें, कहीं पर दें, सब या जगह। फिर आप स्कूल जाते हो तो वहां पर भी आप चीजें फेस करोगे, और जी सॉल्यूशन आप यहीं से ही निकाल करके दोगे। जी सॉल्यूशन जी आपको यहीं से ही निकाल करके देना पड़ेगा। जी जी ये आप अपने एक्चुअली मेरा अकॉर्डिंग नहीं कर यही सकते। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि चूंकि आपने पेडागोजी की चर्चा की, तो जितने भी बच्चे पढ़ा तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये वर्ड जरूर होगा, क्योंकि वो सारे सिलेबस के पार्ट में ये लाइन देखते होंगे, पेडागोजी पेडागोजी पेडागोजी। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट की तैयारी, चाहे वो लैंग्वेज हो या कोई भी अलग सब्जेक्ट हो, तो पेडागोजी सब में रहता है। तो आप थोड़ा सा इस पर आप अपना प्रकाश डालिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि डीएलएड के फर्स्ट डे से लेकर या उसके पहले से लेके पेडागोजी कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और कहां कहां पे पेडागोजी का यूज है, स्टार्टिंग से लेके थोड़ा सा डिटेल में इसको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर पेडागोजी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपकी टीचिंग लगती है।
आपकी हर सेमेस्टर में टीचिंग लगती है, आप वहां पर जाते हो, जो आपने पढ़ाई की है बच्चों के साथ में घुल मिल करके आप वहां पर सबसे पहली चीज आप जो है ना लाइव अप्लाई कर सकते हो। आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा कि बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ की सिचुएशन कैसी है और हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो वहीं पर बहुत सारी चीजें उनसे भी सीखने को मिलेंगी आपको। उसके साथ में अगर आप पढ़ते जाते हो बच्चों की सिचुएशन, और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि आपकी जो सीटेट की अगर मेनली बात करते हैं तो हर सब्जेक्ट में आपका सीडीपी जो है 30 मार्क्स का आता है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत वाले जो संस्कृत करते हैं, मैथ्स में ही हो गया, तो ये जो भी सब्जेक्ट होते हैं इन सभी में आपका जैसे 30 क्वेश्चन आने हैं तो 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 50% तो आपको अप्रोक्स। पैडागोजी, हाँ 50% आप बोल सकते हो और 50% से ज्यादा ही बोलोगे क्योंकि एक पूरा सब्जेक्ट तो 30 मार्क्स का सीडीपी ही कवर कर लेता है। एग्जैक्टली तो आप एग्जैक्टली 50 प्लस जो है आप जो है सीडीपी पे फोकस करना पड़ेगा आपको सीटेट एग्जाम के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूपी टेट के लिए तो आपको फैक्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सीडीपी जो भी सीडीपी भी आती है वो फैक्ट बेस्ड उसमें क्वेश्चन आती है। कुछ क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड दे देते हैं लेकिन फैक्ट बेस्ड यूपी टेट में या फिर आपके एमपी टेट में जो भी स्टेट टेट एग्जाम होते हैं उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट में जो है आपके जो भी जैसे मैथ्स हो गई तो फिर प्रॉपर मैथ्स ही आती है। एक दो क्वेश्चन बुक वगैरह के नियम वगैरह पूछ लेता है वो अलग की बात है, नहीं तो प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूपी टेट वगैरह में हिंदी हो गई तो ग्रामर आ गया, ये सारी चीजें आपके सब्जेक्ट वाइज हो जाती हैं। सीडीपी जी, सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाँ और ऑब्वियसली उसके बाद भी मतलब जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, अभी जस्ट ना हाँ आपने कहा सीटेट कि क्वालिफाई हाँ केबी में भी या सुपर टेट में भी, या हाँ आप सर जब सर केवीएस के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं तब भी आपको पेडागोजी इम्पोर्टेंट है। जी सर बिल्कुल सर। जी, बिकॉज एक पेडागोजी को अंडरस्टैंड किए हुए आप एक अच्छे टीचर तो नहीं बन सकते हैं अगर आप हाँ पेडागोजी नहीं बिल्कुल जानते, मतलब बिल्कुल सर अगर आपने फील नहीं पैडागोजी किया। मस्ट, हाँ मस्ट है सर पैडागोजी। अगर आप पैडागोजी नहीं सीख रहे हो तो फिर आप बच्चों को समझ ही नहीं सकते हो, आप उनका मेंटल लेवल समझ ही नहीं पाएंगे, जी ये जी चीजें हो जाती हैं। जी। तो ये आई थिंक इसलिए, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑब्वियसली उससे पहले, ट्रेनिंग से पहले कभी कोई नहीं सुना हुआ होता है। किसी भी स्टैंडर्ड में आप किसी भी एग्जाम से या किसी भी टाइप से आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई कोई नहीं सुना हुआ रहता है और वो इसमें इसलिए आता है ताकि आप एक अच्छे टीचर बन सके। मतलब बाकी सब्जेक्ट तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज देती है कि आप क्या पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर व्हाट लगा हुआ है कि आप क्या पढ़ाएंगे, ये बताती है आपको कि आप कैसे पढ़ाएंगे। बेसिकली यहाँ पर लगा हुआ है कि हाउ, मतलब आप कैसे पढ़ाएंगे। तो ये चीजें है। और अभी सबसे मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जब आपने तैयारी शुरू की तो आपके तैयारी के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व थी, आपने कैसे तैयारी की, आप अपनी बात बताइए। हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है, आपने पार्टिकुलरली कैसे तैयारी की एग्जाम की? सर मेरी प्रिपरेशन में तो सर सभी का मतलब सभी का सभी टीचर्स का, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा जो है उनका मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। जी ठीक है, तो पेरेंट्स का, टीचर्स का, अनअकैडमी से भी मुझे बहुत हेल्प मिली। अनअकैडमी में बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स है, गर्विता मैम है जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, अमित सर है, गरिमा मैम, और सर आप तो मतलब है ही। और सर सीडीपी के लिए जैसे कि हिमांशी मैम है, वो मतलब बहुत ही अच्छी। आप भी सर आपकी मतलब सीडीपी तो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप जितने लोगों के विचार लेते हो उतना जी कम है, क्योंकि आपको सभी के विचार लेने चाहिए। तो जी मतलब सभी से ही मतलब सभी की यूट्यूब से सभी जगह से मतलब इंटरनेट बहुत ही अच्छा सोर्स रहा है कि सभी जगह से पढ़ने के लिए। तो इन लोगों से सभी से प्रैक्टिस सेट बहुत सारे सॉल्व किए और सभी टीचर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प की, क्या आता है, कैसे पढ़ना, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो सर यही सारी चीजें रही है मेरे साथ में और सभी ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। मैं जितनी बार भी बोलती हूँ थैंक यू उतना ही कम होता है सर, नहीं आप नहीं, सभी लोगों मतलब को थैंक यू। आपका आपका नहीं, यहाँ पर मेरा पूछने का जो मेन इंटेंशन ये है कि हाँ बच्चे सर। अभी आगे स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो अभी आपकी वीडियो को हाँ देख रहे हैं वो अपनी आगे हम्म, स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसके पास जिस प्रकार के हम्म, संसाधन मौजूद हैं उस प्रकार से बनाएंगे। तो आपकी जो अपनी जर्नी रही है उस जर्नी में आपका कहना था कि अनअकैडमी या अनअकैडमी के फैकल्टीज और यूट्यूब पर आपने मेनली हाँ पढ़ाई हाँ की। तो
वेरी फ्रैंक एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि अनअकैडमी या यूट्यूब या कहीं पर, जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो क्या सिर्फ क्लास करना काफी है? आप उससे क्रैक कर लेंगे एग्जाम? नहीं सर, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ क्लास करना काफी नहीं है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। क्लास करना टीचर का काम वही है, एक फैसिलिटेटर है, गाइडर है, वो पढ़ाता है, समझ में आता है आपको, लेकिन जब तक आप बहुत बार रिवीजन उसको नहीं करते हो, आप टीचर के पॉइंट तो ले लेते हो, लेकिन जब तक आप अपने पॉइंट सामने अपने थॉट एक्सप्रेस नहीं करते हो कॉपी पर या किसी से भी या टीचर से ही, तब तक आपका ज्ञान जो है, नॉलेज जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। आप बहुत अच्छा, आपके थॉट नहीं डेवलप हो सकते हैं। तो ये है कि जब आप ऑनलाइन स्टडी करिए, यूट्यूब से पढ़िए, अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं यहाँ पर भी, तो सभी से पढ़िए। आपको जो भी सोर्सेज मिलते हैं, आप सभी सोर्सेज मतलब जिसको जो भी अवेलेबल हो आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन जब तक आप खुद से इम्प्लीमेंट, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते, तब तक फिर आपको बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये, बाकी तो फिर सभी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, सभी के थॉट प्रोसेस, मेंटल लेवल सभी का अलग अलग होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। ओके, अगला क्वेश्चन जिसका मैं एक वर्ड में आंसर चाहूंगा कि सीटेट या स्टेट टेट के प्रिपरेशन के लिए एक दिन में कितने घंटे मेहनत करने की जरूरत है? एक दिन में कितने, अच्छा एक दिन में मतलब कितने अगर मान घंटे लीजिए हमने 6 महीने का सपोज हमने प्लान किया कि हम 6 हाँ, महीने की तैयारी करते हैं, तो पर डे, जैसे बोलते हैं ना कि आईएएस के लिए लोग 18 घंटा पढ़ते, 20 घंटा पढ़ते, तो एक टॉपर से मेरा ये क्वेश्चन है कि सीटेट के प्रिपरेशन के लिए अगर हम 6 महीने का सपोज प्रिपरेशन प्लान बनाते हैं, नॉर्मली लोग यही करते हैं, 6-7 महीने का प्रिपरेशन प्लान बनाते हैं, तो उस पर डे कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है ऑन एन एवरेज? सर पर डे तो सर ये तो सर डिपेंड करता है, जैसे कि डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट कैसे हैं। ओके, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके मैथ्स बहुत वीक होती है, बहुत सारे स्टूडेंट है उनकी संस्कृत बहुत वीक होती है, तो आपका पॉइंट जो भी वीक है आप उसको टाइम ज्यादा दो। डिपेंड इस पे करते हैं, हम ये नहीं कह देंगे आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन आपका मैथ्स वीक है, आपको 4 घंटे में ही मैथ्स सिर्फ समझ में आती है, तो फिर बाकी सब्जेक्ट तो चले गए। तो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट कौन से वीक है, आपका प्लस पॉइंट कौन सा है, निगेटिव पॉइंट कौन सा है। निगेटिव पॉइंट में ज्यादा टाइम दो, प्लस पॉइंट में आप रिवीजन प्रैक्टिस पेपर उठा सकते हो, प्रैक्टिस पेपर कर सकते हो। जैसे कि मैथ्स जिसकी वीक है वो 1 घंटे मैथ्स को दे, डेली वो मैथ्स को प्रैक्टिस पेपर एक सॉल्व करते हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा। नहीं तो फिर सर 4 से 5 घंटे मेरे हिसाब से इनफ है पढ़ने के लिए। बाकी प्रैक्टिस पेपर तो आप जितना भी कर सकते हो, जितना भी करो। फिर पढ़ने के लिए तो सर कितना भी पढ़ो आपको कम ही लगता है किसी भी एग्जाम के लिए, कि जितना भी पढ़ लो लगेगा। अभी हमारी प्रिपरेशन कम ही हुई है, अभी बहुत अच्छी नहीं हो गई हाँ, है। उसमें भी लास्ट डे में तो और ज्यादा लगता है कि नहीं, लगता है कि मतलब हाँ, सब कुछ लास्ट डे खत्म हो में गया, तो सर फिर सब खिचड़ी इसमें हो तो गया। खिचड़ी हो गया, कंफ्यूजन एक साथ में। सीडीपी में तो और ज्यादा कंफ्यूजन, ये आंसर होगा कि वो आंसर होगा, हाँ, हाँ। बहुत कंफ्यूजन, बहुत अच्छा, कई चीजें रटने वाली रहती है, मतलब हर सब्जेक्ट में कई चीजें रटने वाली रहती है, जिसको लेके बच्चे हमेशा खफा रहते हैं कि ये इसमें चला जा रहा है, उसका नाम इसमें चला जा रहा है, सेम तरह का स्टेटमेंट 15 लोग दिया हुआ है, इसका नाम इसमें। इसका क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि देखिए अब सर इग्नोर कर नहीं इसका, सकते हैं हाँ रटने वाली चीजों को, हाँ हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना मतलब पड़ेगा। लिया है जिम्मा पढ़ने का तो फिर करना हाँ, पड़ेगा ही। करेक्ट है। तो वही है ना कि आप जो है मतलब मैंने भी यही किया है कि कॉपी पर, डायरी पर जो भी है आप नोट कर लो। जो भी मतलब मेरे साथ में क्या है कि जो भी हमें कंफ्यूजन, जिसमें भी हमें कंफ्यूजन होती है कि लग रहा है इनका नाम इनके साथ में मिक्स हो रहा है, तो वो दोनों ही चीज हम लिख लेते हैं कि मिक्स किसके साथ में हो रहा है, और हम भूलते क्या है, मतलब क्या हमें डबल मिक्स कोड, कौन सा लगता है और क्या करेक्ट। नहीं होता है। तो मतलब दोनों ही चीजें लिख लोगे, तो आप जब रिकॉल करोगे ना, कि जैसे मान लो अगर क्वेश्चन के बीच में भी वो पॉइंट आ रहा है, तो आपके दोनों पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे, इस वाले पॉइंट का क्या था, इस वाले पॉइंट का क्या था। तो अगर थर्ड टाइम वो क्वेश्चन करते हो तो आपको दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान आ जाएंगे कि इसके लिए हमने ये वाला टिक किया था, और इस वाले क्वेश्चन के लिए ये वाले मनोवैज्ञानिक है, ये वाले राइटर है, जो भी है। मतलब तो लिखना बहुत जरूरी है, आप नोट्स बना लो प्रॉपर, तो अच्छा रहेगा। जो कंफ्यूजिंग मतलब जो कंफ्यूजन जिसमें होगा। ओके, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। और दोस्तों हमारे साथ अभी सारिका द्विवेदी जी हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही है। छोटी छोटी बातें हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि बड़ी बड़ी बातें जो होता है, बड़े बड़े लाइन सब बोलते हैं कोर्ट्स में, सुबह सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज में आता है ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, लेकिन जो रियल बात है कि एक्चुअल जिसको करने से हम सक्सेस होते हैं, वो हमारे साथ वही बता सकते हैं जिन्होंने
उसको झेला है। और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक बात आप तक पहुंचे, जिसके लिए कि मैं हर तरह के विचार, हर तरह की भावना समझने की कोशिश कर रहा हूँ सारिका जी से। तो सारिका जी, आपने टाइम के बारे में भी बताया, जो डिफिकल्ट मतलब जो रटने वाली चीजें हैं उसके बारे में भी बताया। और एक थोड़ा सा हटके मेरा क्वेश्चन है, हालांकि ये वीडियो हमारा नेक्स्ट पार्ट में भी चलेगा जिसमें कि हम हर सब्जेक्ट पर बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। लेकिन मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीटेट में जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप भी रिलेट कर पाएंगे इन चीजों को। तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं हमारे साथ, उन पर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पढ़ाई के अलावा, आपको पता होगा। बहुत लोग जो लेडीज हैं, ज्यादातर लेडीज हैं, अगर आपको पता हो तो सीटेट में ज्यादातर टीचर जॉब में ज्यादातर लेडीज आगे आ रही हैं। बड़ी अच्छी बात है। मतलब अभी जो शिक्षा नीति है या जो हमारा जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आए, सब में नारी शिक्षा पर जोर दिया गया है। खुशी की बात है कि लेडीज आगे आ रही हैं। लेकिन मैंने ये एज अ टीचर एक्सपीरियंस किया है अपने पिछले 10 साल के टीचिंग में, कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कोई हाउस वाइफ है ना, और घर की कई चीजें हैं, उनके साथ उनको पढ़ाई करनी है। और देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो है कि कंप्लीटली चलिए डेडिकेशन है, हम लॉज लेके, घर लेके, कहीं बाहर रह के या घर में ही अपना एक अलग कमरा करके पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी आके चाय नाश्ता सब दे रही है। एक तो ये इस तरीके के बच्चे हैं जो आपको सीटेड के कैटेगरी में मुझे लगता है कि कम है ऐसे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको कि मतलब आप बोलिएगा कि हो सकता है कि उनपे जो अगर पुरुष ही है, लड़का ही है, उस पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ट्यूशन भी कर रहे हैं, वो कहीं पर पढ़ा भी रहे हैं, अलग जगह से कोचिंग भी कर रहे हैं, और वो सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी लेडीज हैं जो हाउस वाइफ है। क्योंकि मेरी क्लास में मुझे लगता है कि हमेशा बच्चे लोग खपा रहते हैं कि सर आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है, हमारे हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम रहता है, हम लंच बनाते रहते हैं, हम क्लास कहाँ से लेंगे। तो पहली बात तो वी नीड टू सैल्यूट आवर स्टूडेंट्स कि इतने सारे चैलेंजेस के बीच वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप उन्हें कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे एज अ सक्सेसफुल स्टूडेंट? क्योंकि वो कभी कभी हार जाते हैं, उनको लगता है कि मतलब ये चीज मतलब क्या, कैसे कितना कुछ मैनेज करे। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सबसे पहली चीज या तो अच्छा, सर पहले आप मुझे ये तुम बताइए कि आपने ये चीज फील किया है, जो बात मैंने बोली, हाँ क्या सर, आपने फील? सर बिल्कुल सभी, आई थिंक सर ये सभी के साथ में प्रॉब्लम होती है। सभी को लगता है कि मतलब हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है जितना हमें पढ़ाई के लिए हमें देना चाहिए। जी सभी के साथ में होता है, मेरे साथ भी होता है जी कि मतलब शायद अभी हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितना अच्छा हम इस सब्जेक्ट के लिए, इस चीज के लिए और अच्छा कर सकते थे। जी। तो यही सारी चीजें अभी शायद मेरे साथ में कम है और लोगों के साथ में और ज्यादा होंगी। मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वैसे। पढ़ाई हम्म के लिए सर मुझे प्रॉपर टाइम मिलता है, बहुत सपोर्ट है घर से, हम्म तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जिनके लिए, जिनके साथ में भी ये प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए ही मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है कि आप एक साथ में सुन सकते हो चीजों को। टाइम तो देना पड़ेगा आपको पढ़ाई करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन हाँ आप चीजें सुन सकते हो। ऑनलाइन स्टडी जैसे अनअकैडमी का आ गया है, यूट्यूब है, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, और भी सारी चीजें हैं मतलब कि जिनके थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। जी उनके थ्रू आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पर ही कॉपी पेन लेकर के उनको सुन सकते हो ऑनलाइन जैसे कि होती है। आप उनको जो भी प्रॉब्लम होती है आप उनके साथ में बता सकते हो, क्या नहीं समझ में आया तो मेरे अकॉर्डिंग उनको ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म उनको ज्वाइन करना चाहिए। आप उनको उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्या पसंद आता है, बाकी अनअकैडमी भी बहुत अच्छा है, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे जैसे जिसको जैसे भी फैसिलिटी चाहिए, जैसे कुछ लोगों को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वैसे अनअकैडमी की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, हम्म तो अनअकैडमी कर सकते हैं। यूट्यूब से भी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, आप वहां से प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। बाकी जी वही है ना कि अगर आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर मतलब कोई बहाना नहीं कि ये था इस वजह से ये नहीं हो पाया, ये ओके। था इस वजह से नहीं हो पाया। नहीं, लेकिन कई लोगों को पारिवारिक सपोर्ट भी नहीं मिलता है, कई लोगों को कई सारे चैलेंजेस होते हैं, कई सारी परेशानियां होती है। तो मतलब ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है, आप बोल रहे हैं कि इससे कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को खत्म करें, क्योंकि अगला पार्ट हमारा आएगा जिसमें हम हर सब्जेक्ट वाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आपने बात की, आपके हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में क्या फर्क है, स्ट्रेट फॉरवर्ड? सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होती है कि
टाइम बच जाता है। टाइमिंग का सबसे बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जो कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आपको आने में जाने में इस चीज में पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, टाइम लगता है, पैसा भी आप लगाते हो। ऑनलाइन स्टडी में आप घर के अंदर बैठ करके प्रॉपर रूम में मतलब कायदे से बिल्कुल बैठ करके नोट्स बना सकते हो, किसी का डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज वो नहीं होता है। और लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ऑनलाइन मीडिया तो डिस्ट्रैक्शन के लिए भी नहीं, आप सबसे बड़ी चीज ये है आप खुद को सेल्फ मोटिवेट रखो, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन रखो, जिससे कि आप जो है ऑनलाइन से जो है बेहतर पढ़ाई कर सको। बेटर है ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर मुझे लगता है, क्योंकि आप जाते हो आते हो, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार के आपको उनके थॉट मिलते हैं, जिससे आप डिमोटिवेट भी बहुत ज्यादा हो जाते हो जब भी आपको ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हो। बाकी बेटर वो भी है, मतलब हम निगेटिव नहीं बोलेंगे कि ऑफलाइन ऑनलाइन की कंपेयर में बिल्कुल ही बेकार है। आपको जैसा समझ में आता है वो कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन बेटर है, क्योंकि जैसे कि आप कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप सभी देख रहे होंगे, सबसे बेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है कि आप अपने आप को सेफ करके आप पढ़ाई प्रॉपर कर सकते हो। बाकी एग्जाम आते हैं, आप एग्जाम दे सकते हो। धीरे धीरे से सारी चीजें वही डिजिटल इंडिया बनी रहे, तो डिजिटलाइजेशन ही आ रहा है, तो आपको समय के साथ में बदलना चाहिए और आपको ऑनलाइन की तरफ कदम अपने बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि खास करके इस कैटेगरी में, टीचिंग कैटेगरी में, जो टेट की कैटेगरी है, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज भी है, अगर आप सर्वे कर लीजिए, जहां तक मेरा अजम्पशन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज भी ऐसे भी हैं जो कि ऑफलाइन को आज भी सेकेंडरी मान रहे हैं, सॉरी, ऑनलाइन को आज भी सेकेंडरी मान रहे हैं। उनके लिए अगर वो मान लीजिए कि 15,000 फीस भी है, 2 घंटा साइकिल दौड़ा के जाना भी पड़ा, रास्ते में थोड़ा इधर उधर चाट मसाला भी खा के पहुंचे, लेकिन वहां पर जाके जो आधे घंटे 1 घंटे की ऑफलाइन क्लासेस हुई, वो उनको ज्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि वो फिजिकली सामने होता है। और ऑनलाइन, और वो एक आप ये कह सकते हैं कि वो हमारा एक ट्रेंड है जो हम बचपन से देखते हुए आए हैं। और नो डाउट जो आपने बोली, मैं उससे 100% सहमत हूँ कि ऑफलाइन के जरिए अगर आप कंपैरेटिव अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन में आपको हर चीजें वो मिल जाती है जो ऑफलाइन में भी है, लेकिन कई चीजें, टाइम की बचत या डिस्ट्रैक्शन या आपका फोकस पॉइंट, ये सारी चीजें उसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और बाहरी कोई इंटरफेरेंस आपको नहीं होगा। और खास करके अभी जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना को लेके, तो ऑब्वियसली अब तो ऑनलाइन का ही है, और ऐसे भी डिजिटल आज न कल तो होना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी माइंडसेट जहां तक मुझे लगता है आज भी ऑनलाइन के प्रति मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की माइंडसेट वैसी नहीं हुई है। उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको सर यही है कि आप अपने आप को, क्योंकि आप वही है ना कि आप 19वीं सदी के बहुत टाइम तक नहीं बन सकते, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे धीरे धीरे करके सिर्फ चेंजेस ही आ रहे हैं। और क्या पता, क्योंकि अभी बिल्कुल सही नहीं हुआ है, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद है, लेकिन स्कूल बंद है इसका मतलब ये नहीं हम अपनी एजुकेशन भी बंद कर देंगे। हम बिल्कुल घर के अंदर पैक हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जो है मोबाइल चला रहे हो, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिए हो। आप यही डिजिटल को ही अपना करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही अपना करके, सारे जितने भी एजुकेटर आपके ऑफलाइन वाले टीचर भी होंगे तो वो भी जो है ऑनलाइन पर ही उतर आए हैं, तो आपको फोकस करना चाहिए, ऑनलाइन पर ही फोकस करना चाहिए। और ये बेटर भी, आप धीरे धीरे से, हाँ ये है कि मैनेज करने में टाइम लगता है, तो आप धीरे धीरे से एडजस्ट हो जाएगा, इस पर भी टाइम देना पड़ता है हर चीज के लिए। तो आप कोशिश करिए, आपको धीरे धीरे ऑनलाइन भी समझ में आएंगे। प्रॉपर नोट्स बनाइए, जैसे आप ऑफलाइन के लिए जाते हो, प्रॉपर टाइम देते हो, प्रॉपर कॉपी बनाते हो, वैसे ही आप अगर ऑनलाइन के लिए भी करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। एक टाइम पर आप भी सपोर्ट करोगे ऑनलाइन को ही। ओके, तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी सलाह आपकी रही, और काफी सारी बातें हमें आपसे करनी है, जैसे कि हम अभी चूंकि ऑनलाइन की बात हमने खत्म की है, तो अगले वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट इसका एपिसोड है, उस एपिसोड में हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि आखिरकार जब ऑनलाइन आप पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं और समय भी ऐसा चल रहा है, और मैं सिंपल बात कर सकता हूँ कि सारिका द्विवेदी जो ऑनलाइन पढ़ाई का हेल्प लेके 125 ला सकती है, तो सारिका द्विवेदी को देख के ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे मोटिवेट जरूर हो सकते हैं कि आपको लास्टली मेहनत तो आपको खुद ही करनी है ना। सपोर्टिंग मटेरियल या टीचर्स आप ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, मेहनत तो खुद करनी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, है ना। एक ही टीचर के स्टूडेंट पास भी करते हैं, 125 भी लाते हैं, और उसी टीचर के स्टूडेंट फेल भी करते हैं।
तो मतलब वो तो डिपेंड करता है कई बार टीम स्टूडेंट्स पे भी। तो यही से हम शुरुआत करेंगे कि जैसे अनअकैडमी कोई बेस मान के, मान लीजिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई ज्वाइन करते हैं, तो बड़ी किचपिच होती है, ये करे वो करे, दिन में 50 क्लासेस चलती है, कई सारी चीजें हैं, हम उस पर बात करेंगे और सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट की कैसी तैयारी करनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है सारिका द्विवेदी जी, लेकिन इस पॉइंट पर मुझे यहाँ पर इस डिस्कशन को जस्ट पॉज देना पड़ेगा, मैं बोलूंगा। और कल हम लोग मिलेंगे एक और नए जबरदस्त वीडियो में आपके साथ। तो मैं आपको बाय तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में। और बहुत बहुत धन्यवाद आज जो आपने शेयर किया। और दोस्तों आप बने रहिए कल के एपिसोड में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग सारिका द्विवेदी जी की इस जीवनी से, इस लाइफ से और इनकी मेहनत से जो भी लोग सीख पाए, उसमें आप भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो फिलहाल अभी के लिए सारिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। थैंक यू जी सर। जी।